नेपाल से आई तबाही की तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया को डरा रही है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे हिमालय पहाड़ी, दूसरी तरफ अचानक उपनदी नदी और देखते ही देखते पानी, पत्थर, बर्फ और मलबे की ऐसी तस्वीर सामने आई कि रास्ते, पुल, मकान, प्रोजेक्ट तक बहते चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नेपाल में इतनी भयानक बाढ़ आई कैसे? सोचने का विषय है। क्या ये सिर्फ बारिश का असर था? क्या पहाड़ पर कोई भूस्खलन हुआ? क्या ग्लेशियर टूट गया? या फिर किसी ग्लेशियर झील का पानी अचानक निकल गया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस पानी ने कुछ ही मिनटों में तबाही मचा दी, वो आखिर आया कहां से? आज इस रिपोर्ट में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि 26 अगस्त 2027 को नेपाल की सीमा के पास क्या हुआ, पानी ने किस रास्ते से तबाही मचाई और भी इसके पीछे वैज्ञानिकों का क्या कहना है, क्या नजर आ रहा है। सवाल ये है कि तबाही कहां से शुरू हुई। नेपाल के उत्तरी हिस्से में चीन के तिब्बत क्षेत्र से लगी सीमा के पास स्थित रसुआ जिला इस आपदा का सबसे बड़ा केंद्र बना। रसुआ का इलाका हिमालयी पहाड़ी, सक्रिय घाटियों और तेज बहाव वाली नदियों से घिरा हुआ है। यहीं से जुड़ा है हल्दे नदी और भोटेकोशी नदी का सिस्टम। 26 अगस्त की सुबह अचानक इस नदी तंत्र में पानी का ऐसा उफान आया कि जिसकी रफ्तार ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। रसुआगढ़ी, तिमरेपुर, रिफार्मरेसी जैसे इलाकों में भारी तबाही की सामने आई। इसके बाद पानी और मलबे का असर नीचे तरफ नुकावट नदियों और अन्य इलाकों की तरफ दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल, सड़कें, मकान और बिजली से जुड़ा बुनियादी ढांचा पूरी तरह प्रभावित हुआ। लेकिन असली कहानी पहाड़ के ऊपर से शुरू होती है। अब जरा कल्पना कीजिए, ऊंचाई पर एक विशाल हिमनद यानी ग्लेशियर मौजूद है। उसके नीचे और आसपास चट्टानें हैं। हिमालय का यह इलाका लगातार बदल रहा है। तापमान बढ़ने से बर्फ पिघल रही है और कई जगह ग्लेशियर तक पहाड़ी ढलान आसमें हो रहे हैं। प्रारंभिक वैज्ञानिकों विश्लेषण में संकेत मिले हैं कि ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिरा। रिपोर्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर लगभग 1200 मीटर नीचे जा गिरा, जिससे पत्थर, बर्फ, मलबे और विशाल गहरे आपदा आई। और यहीं से शुरू हुई असली तबाही। ग्लेशियर टूटा, लेकिन पहाड़ बाढ़ कैसे आई? इस पूरी घटना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जब पहाड़ में भारी मात्रा में बर्फ और चट्टान नीचे गिरे तो उसे नदी के रास्ते को मलबे से रोक दिया। यानी कुछ समय के लिए नदी का पानी पीछे की तरफ जमा होने लगा। इसे आप ऐसे समझिए कि किसी तेज बहती नदी के सामने अचानक पहाड़ का मलबा आकर दीवार बन जाए। जमा पानी होता रहे तो दबाव बढ़ता रहेगा और फिर अगर वो प्राकृतिक दीवार टूट जाए तो पानी एक साथ नीचे की ओर भागेगा। यहीं से फ्लैशबैक का सबसे खतरनाक रूप होता है। फ्लैश फ्लोड का जो है, नेपाल के अधिकारियों के शुरुआती विश्लेषण ने ये भी कहा सामने है कि बर्फ और मलबे के कारण नदी के रास्ते में अस्थायी रुकावटें आई। इसके बाद अचानक पानी का बहाव नीचे की तरफ आया, यानी सिर्फ सामान्य बारिश वाली बात नहीं थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि नेपाल के जून के सितंबर तक मानसून रहता है और भारी बारिश के कारण भूस्खलन तेजी से होता है। लेकिन इस घटना में बारिश का मुख्य कारण होगी। प्रारंभिक वैज्ञानिक रिपोर्ट्स इसे आइस रॉक इन्वॉल्व यानी बर्फ और चट्टानों के बड़े पैमाने पर गिरने से जोड़ रहे हैं। इसी वजह से पानी के साथ सिर्फ पानी नहीं आया, इसके साथ आया मलबा, बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने और पेड़, बहुत सारी चीजें बहकर आई और पहाड़ की भारी
मटेरियल जो है, इसलिए इस बाढ़ की ताकत सामान्य बाढ़ से कहीं ज्यादा विनाशकारी रही। क्या भूकंप ने ग्लेशियर तोड़ा? अब आते हैं उस सवाल पर जिसने शुरुआत में पूरी घटना को और रहस्यमयी बना दिया। शुरुआत में जानकारी में भूकंप की आशंका जताई गई कि भूकंप आया होगा, इसलिए इतनी बड़ी आपदा आ सकती है। कुछ रिपोर्ट में 4.4 की तीव्रता के भूकंप के झटके का भी जिक्र किया दिख रहा है, लेकिन बाद में विश्लेषण में ये भी कि क्या वास्तव में भूकंप और भूस्खलन कराया या फिर ग्लेशियर और मलबे के गिरने से ही ऐसी कंपन पैदा हुई। कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण ने मुझे बताया रिपोर्ट के मुताबिक कि कंपन संभवतः है खुद बड़े भूस्खलन की वजह से पैदा न हुआ हो, ऐसा तौर पर किसी बड़े टेक्टोनिक भूकंप के कारण है। इसलिए फिलहाल ये कहना ज्यादा सही होगा कि भूकंप वाली थ्योरी की पुष्टि नहीं हुई और घटना के सटीक शुरुआती ट्रिगर की जांच की जा रही है। पानी ने कौन सा रास्ता पकड़ा? आप समझिए तबाही का पूरा रास्ता क्या है। ऊंचे हिमालय इलाकों में ग्लेशियर और चट्टानों के टूटने के बाद मलबा और पानी नदी की घाटी में आया। अब घाटी में आया तो यहाँ से बहाव हल्दे नदी से जुड़ते हुए होते कोसी नदी की तरफ बढ़ा। अब इसके बाद पानी और मलबे की ये लहर नीचे की ओर बढ़ती चली गई। सकरी पहाड़ियों में घाटियों में होने की वजह से पानी के पास फैलने की जगह कम थी। इसका मतलब जो पानी ऊपर से आया था उसकी ऊर्जा नीचे की तरफ और ज्यादा केंद्रित हो गई, और जब यही पानी नीचे बसे इलाकों में पहुंचा तो रास्ते में आने वाली चीजों को आपके सामने टिक नहीं सकी। पुल टूट गए, सड़कें बह गई, मकान गिर गए, लोग परेशान हो गए, गाड़ियां बह गई, बहुत सारी चीजें हो गई, घरों में मलबा भी भर गया और कई जगह तो ऐसा हुआ कि संपर्क ही टूट गया। इससे डरावनी बात है कि लोगों को संभलने तक का समय ही नहीं मिला, सब कुछ अचानक हो गया। फ्लैश फ्लड का सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सामान्य बाढ़ में पानी धीरे धीरे बढ़ सकता है और लोग अपना सामान निकाल सकते हैं, लेकिन ऊंचे स्थानों पर जा सकते हैं। लेकिन जब यहीं पर फ्लैश फ्लड का बात आए तो संभलने तक का मौका नहीं मिलता। लेकिन पहाड़ी फ्लैश फ्लड की तरफ से बिल्कुल स्थिति अलग होती है। पानी बहुत कम समय में कई मीटर तक बढ़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस घटना ने नदी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा दिया। कुछ स्थानों पर पानी का स्तर आधे घंटे में कई मीटर तक बढ़ने की जानकारी भी सामने आई, यानी लोगों के पास प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय था। तबाही कितनी बड़ी थी आप समझ सकते हैं कि 26 अगस्त की रात नेपाल में मृतकों की संख्या 150 से ज्यादा बताई जा रही और सैकड़ों लोगों के लापता होने की भी खबर आ रही। चीन के तिब्बत के क्षेत्र में भारी नुकसान और लोगों के लापता होने की भी सूचना सामने आई, लेकिन ध्यान रखिए ये आंकड़े अभी अंतिम नहीं है। कई इलाकों तक बचाव दल पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कई सड़कें टूट गई, कई पुल टूट चुके हैं, कुछ इलाकों में मलबे दबे हैं। इसलिए आने वाले समय में मृतकों की और लापता होने की संख्या लोगों की बढ़ सकती है, जिसमें विदेशी पर्यटक भी फंसे हुए। नेपाल दुनिया भर के पर्यटकों और ट्रैकर्स यानी तीर्थ यात्रियों के लिए एक बड़ा केंद्र है। जिस इलाके में ये तबाही हुई वह चीन सीमा और हिमालय पर्यटन मार्गों से मुख्य जुड़ा हुआ था, और इसी वजह से इस आपदा में विदेशी नागरिकों को भी लापता होने की खबरें सामने आई। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने आंकड़ों में सैकड़ों लोगों के संपर्क से बाहर होने की जानकारी भी दी। इनमें से बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। भारत समेत कई देशों के नागरिक के लापता होने की खबरों ने इस आपदा को और गंभीर बना दिया। अब सवाल ये है कि क्या इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है? तो ये सवाल भारत के लिए बेहद पूर्ण है, क्योंकि नेपाल की नदियां आगे चलकर भारत में प्रवेश करती हैं, बिहार में प्रवेश करती हैं। नेपाल से निकलने वाली नदियां प्रणालियों का संबंध भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से भी है। विशेष रूप से नारायणी गंडकी नदी तंत्र महत्वपूर्ण है। नेपाल में ऊपर की तरफ अचानक पानी बढ़ने पर उसका असर नीचे भारत में दिखाई दे सकता है। इसी वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश के नदी किनारे वाले इलाकों की निगरानी बढ़ाई गई। हालांकि
हर फ्लैश फ्लड सीधे उसी रूप में भारत तक पहुंचते हैं यह जरूरी नहीं है, लेकिन पानी के बढ़े हुए और बहाव और नदी जल स्तर पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब ग्लेशियर कितना खतरनाक क्यों हो रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल कि ग्लेशियर इतना खतरनाक आखिर हुआ कैसे और क्यों हो रहा है? ये कहानी सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, ये हिमालय के कुछ बदल रहा है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु में परिवर्तन के कारण भारत के हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियर को पिघलने की अस्थिर होने की खतरा बढ़ रहा है। यानी ग्लेशियर के पीछे हटने तो कई जगह उनके पीछे और आसपास पानी जमा होकर ग्लेशियर झील बन सकती है। इन झीलों के आसपास बर्फ और चट्टानों के प्राकृतिक दीवारें होती हैं। और अगर कोई बड़ा भूस्खलन हिमस्खलन या दूसरी घटना उस संरचना को तोड़ दे तो अचानक बहुत बड़ी मात्रा में पानी नीचे आ सकता है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लूड यानी गोल्फ कहा जाता है। नेपाल पहले ऐसे भी कई घटनाओं का सामना कर चुका है, लेकिन इस बार ये घटना में प्रारंभिक ग्लेशियर को टूटने और बर्फ के चट्टान को अस्थायी रूप से अवरोध की तरफ भी इशारा कर रहा है। इसलिए वैज्ञानिक ने अभी पूरे घटनाक्रम को जोड़े हैं और एक कड़ी निकाल रहे हैं कि सबसे बड़ा सबक इसके लिए क्या हो सकता है। नेपाल की इस त्रासदी में सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं, बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र की चेतावनी है, क्योंकि हिमालय सिर्फ पहाड़ तक नहीं रहता। ये पहाड़ नेपाल, भूटान और चीन के बड़े हिस्सों की नदियों का स्रोत भी है, जहाँ से उन नदियों में पानी का स्रोत है, पानी आता है और ग्लेशियर की तेजी में बदलते हैं और पहाड़ों में स्थिरता बढ़ती है। अगर नदियों में प्राकृतिक रास्तों में निर्माण बढ़ता है और अगर समय रहते चेतावनी नहीं मिलती तो ऐसी घटनाओं का खतरा और भी गंभीर हो सकता है। यानी आप पूरी कहानी एक बार फिर समझिए कि ऊंचे हिमालय इलाकों में बर्फ और चट्टानों के एक बड़ा हिस्सा टूटा और नीचे गिरने से भारी मलबा और नदी घाटियों में पहुंचा। मलबे ने नदी के रास्ते को जाम कर दिया, रोक दिया, जिसके कारण पानी जमा होकर फिर वो जब अस्थायी ग्लेशियर टूटा तो वही जमा पानी का जो प्रेशर है काफी तेज बढ़ा और वही जाकर नीचे स्थानों पर, कॉलोनियों में, आवास में, सड़कों पर, जहाँ पे लोग पानी का प्रेशर इतना तेज होने के कारण सड़क, रास्ते में आने वाली हर चीजें, सड़क, मकान, पुल या दूसरी संरचनाओं को अपनी चपेट में ले लिया। और ये सिर्फ एक बाढ़ ही नहीं थी, बल्कि एक पहाड़, ग्लेशियर, मलबे, पानी सब एक साथ टूट कर प्रगति की तरफ ले जाने वाली एक आपदा। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हिमालय से आने वाली किसी भी बड़ी आपदा का संकेत दे रहा है? क्योंकि अगर ग्लेशियर और पहाड़ों में बदलाव इसी तरह जारी रहेंगे तो एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़ी आशंका और एक बहुत बड़ा हादसा कहें हो सकता है।